Hello everyone, today we will start our chapter 8 that is income determination and multiplier. बहुत छोटा चैप्टर है, विद इन 2 वीडियोज़ वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट, राइट. तो इससे पहले आपको चैप्टर 7 समझना पड़ेगा क्योंकि ये एक ही यूनिट है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स की, राइट. तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू दैट वीडियोज़ एंड देन ओनली कम टू दिस वीडियो, राइट. बिकॉज अगर आपको वो पिछला वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड यू दिस वीडियो, राइट. तो हमें पहले वाला चैप्टर देखना है, पहले चैप्टर 7 दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स. उसके बाद आप इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर पढ़िएगा, राइट. क्योंकि उसमें बेसिक टर्म्स हैं, उन बेसिक टर्म्स का हम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे, राइट. बहुत छोटा सा चैप्टर है. पिछले वीडियोज़ अगर आपने देखी होंगी तो इट विल बी कन्वीनियंट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड यू. सो लेट्स स्टार्ट. इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर. इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर कब होती है, राइट. इन 11th स्टैंडर्ड in the last chapter of microeconomics we have one chapter that is price determination, right. price determination हमने चैप्टर पढ़ा था ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में. बस बिल्कुल वैसा ही चैप्टर है ये. आप सबको पता है कि जब भी हम किसी भी अगर हमें पता करना हो कि हमारी इकोनॉमी या हमारा जो भी पर्टिकुलर चीज़ है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर कब है, तो हमने पहले भी बताया था आपको कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट पर हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी किस पर है, इक्विलिब्रियम लेवल पर है, राइट. क्योंकि हम यहाँ पर पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम माइक्रो की बात नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम जो डिमांड वर्ड यूज़ ना कर कर क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एग्रीगेट डिमांड. तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पर कब होती है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पर तब होगी व्हेन योर एग्रीगेट डिमांड यानी कि एडी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. जब आपके एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होते हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं योर इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम. आपकी इकोनॉमी कैसे है, इक्विलिब्रियम लेवल पर है, राइट. लाइक एडी है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम. जब ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पर कहलाएगी, राइट. एडी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. एडी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, सी प्लस आई. और एस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सी प्लस एस. ये हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. अब आप इन दोनों में से अगर हम सी को कट कर दें तो हमारे पास बचेगा क्या, आई इज इक्वल टू एस. तो हमारे पास आपकी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम लेवल पर फाइंड आउट करने के लिए 2 अप्रोचेज होती हैं, दैट इज एडी इज इक्वल टू एस और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स, राइट. या तो आपकी इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई इक्वल हो या इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो तो हम कह सकते हैं आपकी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर है. अब हम देखेंगे, हम इसको थोड़ा सा अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है. सो टू फाइंड इक्विलिब्रियम वी हैव 2 अप्रोचेज. इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेज होती हैं, मैंने अभी आपको बताया, एडीएस अप्रोच एंड इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच, राइट. 2 अप्रोचेज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर आवर इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट और नॉट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडीएस अप्रोच की. एडीएस अप्रोच से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आपकी इक्विलिब्रियम लेवल पर इकोनॉमी है या नहीं है. पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने ये एक टेबल बनाया था, उसी टेबल को लेकर चलेंगे जैसे कि आपको इजीली अंडरस्टूड हो. इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इनकम क्या है, 0, 100, 200, 300, 400, 500. कंजम्पशन है हमारा 40, 120, 200, 280, 360, 440. सेविंग्स कितना कर रहे हैं, -40, -20, 0, 20, 40, 60. यहाँ तक सबको पता ही है. और इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनॉमस हम मानकर चलते हैं, इसलिए हमारी इन्वेस्टमेंट कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी. यहाँ तक हमने पिछले चैप्टर में कर लिया था, सबको पता है कि कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट क्या होता है. अब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड. क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच कर रहे हैं तो हम एग्रीगेट डिमांड निकालेंगे पहले. एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई. तो सी प्लस आई, सी तो ये रहा हमारे पास और आई ये रहा. इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 40 + 40 80, 120 + 40 160, 200 + 40 240 एंड सो ऑन, राइट. ऐसे ही हम एएस फाइंड आउट करेंगे. एएस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग. तो कंजम्पशन भी है हमारे पास और हमारे पास सेविंग भी है. प्लस करिए एंड वी गेट आवर आंसर दैट इज 0, 100, 200, 300, 400, 500. अब आप ये देखिए एएस हमारा क्या आया है, जो हमारी इनकम है. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हमारा एएस होता है, एएस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी प्लस एस.
एएस को हम किसके इक्विवेलेंट मानते हैं? इनकम के इक्विवेलेंट मानते हैं। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि भाई हम जितना प्रोडक्शन करेंगे, जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उतना ही पैसा पेमेंट करेंगे, उनका पेमेंट, उनके जो फैक्टर सर्विसेज हैं उनका पेमेंट जो करेंगे वो उतना ही करेंगे जितना हम मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो हमारे लिए तो वो सप्लाई हो गई, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वो फैक्टर इनकम हो गई, या फैक्टर सर्विसेज कह सकते हैं हम। फैक्टर सर्विसेज ये हमको दे रहे हैं, हम उसके बदले में इनको फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। अब हम देखते हैं जरा, एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ हमने डायग्राम बनाया, आपको पता है ये हमारा जो होता है, ये वाला पॉइंट, ये कंजम्पशन का होता है, C+I का जो कर्व बनाते हैं वो हम ये बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड AD, एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि कंजम्पशन आपका हमेशा थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि भाई एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जब हम कुछ नहीं कमा रहे थे तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे थे, तो हमारा थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट होगा कंजम्पशन। तो ये क्या होता है? हमारे एग्रीगेट डिमांड का कर्व होता है। और एग्रीगेट सप्लाई जो होती है 45 डिग्री से बनती है, आप सबको मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अब आप ये देखिए कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को मैंने क्या बोला? पॉइंट E, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल हो गया ये, राइट? ये मेरा इक्विलिब्रियम लेवल हो गया और इसको हम इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं, राइट? जितनी हमारी मार्केट डिमांड कर रही है हम उतना ही सप्लाई कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये होता है आपका AD और AS अप्रोच का डायग्राम। अब हम बात करते हैं, जरा सा रिमार्क देख लेते हैं कि यहाँ पर रिमार्क्स क्या निकल कर आए हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि AD तो यहाँ पर है ज़्यादा और AS है कम। यहाँ पर भी AD ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, और यहाँ पर भी ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। यानी कि इस लेवल तक हमारी जो AD है इट इज़ ग्रेटर दैन एग्रीगेट सप्लाई। तो इन दिस सिचुएशन आपकी इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी? ठीक है, ये कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं कि इन दिस सिचुएशन व्हाट योर इकोनॉमी रिएक्ट, इन व्हाट वे योर इकोनॉमी रिएक्ट, आपकी इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी? देखिए भाई, मार्केट में लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें सामान चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सप्लाई इतनी नहीं है, हमारे यहाँ सप्लाई करने वाले सप्लायर इतने नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे? जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, माइक्रो में हमने ये पढ़ा था कि अगर डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से तो हम प्राइस को बढ़ा देते हैं। लेकिन हम यहाँ माइक्रो नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर मैक्रो पढ़ रहे हैं। हमें पूरी इकोनॉमी को देखकर चलना है। इसलिए अगर हमारी पूरी इकोनॉमी किसी चीज़ की डिमांड करती है और हम उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देंगे। यानी कि अपने यहाँ और लोग लेकर आएंगे और लोगों से कहेंगे कि आप एक काम करिए और प्रोडक्शन करिए, क्योंकि लोगों की डिमांड कैसी है? ज़्यादा है। तो जब भी डिमांड ज़्यादा होगी तो हम प्रोडक्शन को क्या कर देंगे? इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। अब भाई हमें प्रोडक्शन करना होगा तो हमें लोगों को अपने रिक्रूट करना पड़ेगा, हमें लोगों को जॉब्स देनी होंगी, तो उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, देन इन दिस सिचुएशन द इकोनॉमी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली द एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट? सेकेंड वन इज एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अब आपका एग्रीगेट सप्लाई तो ज़्यादा है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, मार्केट में कोई आपसे सामान ही नहीं खरीद रहा और आपने प्रोडक्शन इतना सारा कर रख लिया। अब उस केस में हम क्या करेंगे? हम प्रोडक्शन को कम कर देंगे, क्योंकि डिमांड नहीं है हमारे प्रोडक्ट की, हमने प्रोडक्शन को क्या कर दिया? कम कर दिया। अब जब प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो भी एम्प्लॉयमेंट है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, हमें उनको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा उनको होल्ड ऑन पर डालना पड़ेगा, राइट? एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा और प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। और जब ये कंडीशन आएगी, ये देखिए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये कंडीशन होगी तो इफेक्टिव डिमांड कहलाती है। इस कंडीशन में नो इफेक्ट होता है, यहाँ पर ना तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी है? इफेक्टिव डिमांड में है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच की। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच में भी हम सेम वही डायग्राम बनाएंगे, वही टेबल बनाएंगे जो भी हमने बनाई थी। y इज इक्वल टू 0, 100, 200, 300, 400, 500, कंजम्पशन सेम, सेविंग्स और आपकी इन्वेस्टमेंट, राइट? अब आप ये देखिए, यहाँ पर सेविंग्स है कम और इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा।
सेविंग्स कम, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, सेविंग्स कम, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, सेविंग्स कम, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। तो यहाँ तक हमारी सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। यहाँ पर आकर आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के बराबर हो जाती हैं, यहाँ पर आकर आपकी सेविंग्स ज़्यादा हो जाती हैं इन्वेस्टमेंट से। तो ये तो रिमार्क हो गया। अब इस सिचुएशन में आपकी इकोनॉमी क्या रिएक्ट करेगी, ये तो कंडीशंस हमने निकाल ली, बट इन व्हाट वे योर इकोनॉमी विल रिएक्ट, राइट। तो अब हम ये देखते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग और सेविंग्स हम कम कर रहे हैं। जो भी मैंने पैसा कमाया उस पैसे से इन्वेस्टमेंट तो मैंने 80 रुपये की तो पूरी इन्वेस्टमेंट कर ली और 20 रुपये ही खाली सेव किया, 20 रुपीज़ ही खाली सेव किया। अब जब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँगी, तो मुझे क्या चाहिए, वहाँ से रिटर्न चाहिए ना, रिटर्न चाहिए। अब जब रिटर्न मैं चाहूँगी तो ऑब्वियसली उस चीज़ की डिमांड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे मैंने कहीं पर भी अपना पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद मैं क्या चाहूँगी, उससे रिटर्न चाहूँगी। रिटर्न कैसे आएगा भाई, जब उसे प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कब होगा, जब उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। तो इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है सेविंग से तो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हमें प्रोडक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसके बाद ये वाली कंडीशन देखते हैं, जब आपकी इन्वेस्टमेंट तो कम है और सेविंग्स ज़्यादा है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, सारा पैसा जोड़ते जा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जब बैंक बैलेंस बनाएंगे तो ऑब्वियसली आप लोग डिमांड कम करेंगे, और जब डिमांड कम करेंगे तो प्रोडक्शन भी हमारा कम ही होगा। हम प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं क्योंकि आप लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, राइट। और ये तो सबसे बेस्ट है जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दोनों कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर तो नो इफेक्ट, ठीक है, हम यहाँ पर कोई भी, हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। देखिए अब मैं इन दोनों के डायग्राम्स मैंने यहाँ बना दिए हैं, दोनों के कंबाइन करके, जिससे कि आपको समझ में आ सके। ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला डायग्राम मैंने आपको पहले बता दिया था कि एट where that aggregate demand and aggregate supply intersect with each other, then that point is known as effective demand or equilibrium point, ठीक है। ये equilibrium point भी बोल सकते हैं, aggregate demand भी, effective demand भी बोल सकते हैं इसको, राइट। अब हम बनाते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का डायग्राम कैसे बनेगा, आपको पता है, इन्वेस्टमेंट कैसी रहती है हमारी, ऑटोनोमस रहती है, और सेविंग ये तो हमारी हो गई इन्वेस्टमेंट। अब हमें क्या बनाना है, सेविंग हमारी नेगेटिव से स्टार्ट होती है और इंक्रीज़ होती जाती है विद द राइज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे भाई हम सेविंग करेंगे। तो देखिए ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पर मैच करेंगे। जहाँ पर आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी, उसी पॉइंट पर आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, राइट। देखो अभी हमने देखा था ना ये पीछे, मैं आपको शो कर देती हूँ एक बारी। ये देखिए जहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हैं, उसी पॉइंट पर ये देखिए आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या है, इक्वल है, राइट। तो एट 400 लेवल ऑफ इनकम आवर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल। सो वी कैन से दैट इन दिस सिचुएशन आवर इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम। हमारी इकोनॉमी कैसे है, इक्विलिब्रियम लेवल पर है। इज इट क्लियर। ये देखिए ये जो मैंने ये जो पार्ट फिल किया है, ये कौन सा पार्ट है, एग्रीगेट डिमांड तो है आपकी ज़्यादा और एग्रीगेट सप्लाई है कम। फिर उसके बाद सप्लाई तो बढ़ती जाती है और डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। इज इट क्लियर। तो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर एज वेल। तो हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर, एंड इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। Till then, goodbye.